Hello everyone, my name is DS Sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about 8 superhit sentences and its explanations. Please look at the whiteboard. Please pay attention to me. 8 superhit sentences. वह गरीबों की मदद करता है. सबसे पहले हमें पहचानना है ये कौन सा टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसमें कौन करता है ये भी जानना है, सब्जेक्ट जानना है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना है ये टेंस कौन सा है. तो ये टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है. सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे वह. फिर दूसरा नंबर होगा मदद करता है. तो करता है, मदद करने की इंग्लिश होती है, मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प. और उसके बाद गरीबों की. तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लिखनी है वह मदद करता है गरीबों की. तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश तो ही के साथ बताया गया था. एसएसपीपी के रूल से हम ही ने बताया है. तो मदद करने की इंग्लिश आपको मालूम है हेल्प. हेल्प में यस जोड़ देंगे. ही हेल्प्स किसकी मदद करता है? गरीबों की. द पुअर. द पुअर का मतलब हो गया, यहाँ थोड़ा सा सेंस समझिए. पुअर का मतलब अगर हम पुअर बोले, पुअर बोलते हैं तो पुअर का मतलब होता है गरीब. ये मेरा होता है एडजेक्टिव. किंतु अगर गरीब के पहले दी लगा दिया, पुअर के पहले दी लगा दिया, तो इसका मतलब होता है गरीब लोगों या गरीब लोग. ये पूरा सेंस बदल जाता है, होल क्लास का बोध होने लगता है. तो ही हेल्प्स द पुअर. द पुअर का मतलब गरीबों की मदद, गरीब लोगों की मदद. इसके बाद आया दूसरा वाक्य. देखिए तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है. सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे. तो ये मेरा रहा है रही है से समाप्त हो रहा है. दूसरा वाक्य मेरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. इसकी सहायक क्रिया आपको मालूम है क्या लगती है? इज, आई एम, आर. यही तीन चीज इसकी हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब में आईएनजी लगता है. क्लियर मालूम है? तो अब दूसरा वाक्य देखिए. तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है. तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन. कौन शब्द कभी भी आ जाए, जैसे कौन आ गया, कौन बन जाता है हमेशा सब्जेक्ट. ध्यान देने वाली बात है. कौन अगर कभी भी आता है तो सब्जेक्ट बनता है. जैसे राम, राम मेरी हंसी उड़ा रहा है. उसी तरीके हुआ कौन मेरी हंसी उड़ा रहा है. तो हंसी उड़ाने की इंग्लिश आप लोग समझ लीजिए लाफ. LAUGH. लाफ के बाद अगर एट आ जाए तो लाफ एट का मतलब होता है हंसी उड़ाना. हंसी उड़ाना. तो उसी हंसी उड़ाने के सेंस से ये बन रहा है. तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है. तो सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिख देंगे. और हु जब लगता है तो तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे. मान लीजिए इसको सकारात्मक समझ के चलते हैं. हु इज लाफिंग एट यू. हु इज लाफिंग यू, हु इज लाफिंग एट यू का मतलब तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है. तीसरा वाक्य देखिए. अपना काम स्वयं करो. अगर अंत में ओ की मात्रा है तो आप समझ लीजिए वो आज्ञाबोधक वाक्य है. और आज्ञाबोधक इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले V1 का प्रयोग होगा. सबसे पहले V1 का प्रयोग होगा वर्ब की पहली अवस्था का. अपना काम स्वयं करो तो करने की इंग्लिश आपको मालूम है डू. फिर अपना काम योर वर्क. फिर आएगा स्वयं के लिए योर सेल्फ. योर सेल्फ. डू योर वर्क योर सेल्फ. तुम कल कौन सी पुस्तक खरीदोगे. कौन सी शब्द आता है तो कौन सी की इंग्लिश होती है विच. कौन सी की इंग्लिश आप लोग हमेशा जानते रहिए विच होता है. और विच के बाद तुरंत अगर तुरंत जो है बुक आया तो यानी विच के बाद नाउन आना चाहिए. ठीक. विच के तुरंत बाद नाउन आ रहा है
तो यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सी पुस्तक, यहाँ पे लगा देंगे विच बुक। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था ये, गागी गे से खत्म हो रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विच बुक विल यू बाई, और आने वाले कल के लिए क्या होता है, टुमारो। इस तरीके से बना, तुम कल कौन सी पुस्तक पढ़ोगे, सॉरी पढ़ोगे लिखा है इसलिए यहाँ पे रीड हो जाएगा, यहाँ पे रीड कर दिया। तुम कल कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। अब हमने सबसे पहले कौन सी की इंग्लिश लिखा विच, फिर उसके बाद बुक, कौन सी पुस्तक की इंग्लिश डायरेक्ट एक साथ लिखी गई, विल यू रीड टुमारो, विच बुक विल यू रीड टुमारो, तुम कल कौन सी पुस्तक पढ़ोगे। इसके बाद देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। अभी देखो ता है, तो ये शुरू वाला वाक्य था, वैसे ये भी है। ये वाक्य है किसका, आता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये। अब इसका जब हम बनाएंगे, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, जैसे कोई भी आप काम जानते हैं, किसी भी गुण को जानते हैं, किसी भी काम को करने के तरीके को जानते हैं, तो वहाँ हाउ टू का प्रयोग होता है। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है तो इंग्लिश हो गई आई माने मुझे, इसके बाद नो लगेगा, आई नो, इसके बाद हाउ टू लगेगा, आई नो हाउ टू, बोलने की इंग्लिश स्पीक, इसके बाद इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब बात आई, कार ने एक बच्चे को कुचल दिया। यहाँ पे कार सबसे पहले आ रहा है और ने शब्द लगा है। हिंदी में पहचान बताई जाती है, कार ने, राम ने। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, करता कौन हुआ, राम के बाद ने लगा है तो ने करता हो गया। अब को के जिसके चीज बाद को लगता है, राम ने रावण को, तो जिसके बाद को लगे तो वो ऑब्जेक्ट है, जिसके बाद ने लगे तो वो सब्जेक्ट है। कार ने एक बच्चे को कुचल दिया। एक कार माने एक कार ने। कुचलने की इंग्लिश होती है रन ओवर, रन ओवर होती है, तो यहाँ पे रन ओवर सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। आई एक मात्रा से समाप्त है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगेगी, ये मेरी सेकंड फॉर्म है। ए कार रैन ओवर अ चाइल्ड। इसके बाद है किसी ने कुछ नहीं किया था। किया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, सब पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमको पास्ट परफेक्ट का रूल लगाया। किसी ने कुछ नहीं किया था, nobody had done nothing। nobody had done anything लिख लीजिए क्योंकि anything ज्यादा आता है। nobody had done anything, किसी ने कुछ नहीं किया था। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मगर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव वॉइस का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई। बाय whom, बाय whom माने किसके द्वारा। बाय whom was this poem, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती है। बाय whom was this poem रिटन लिखिए या कंपोज्ड, और अच्छा शब्द है कंपोज्ड, और प्यारा शब्द है। ये हो गया, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई। ये प्रश्नवाचक वाक्य था, ये भी प्रश्नवाचक है, ये पैसिव वॉइस में, इसलिए वाच के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो इस इतने 8 वाक्यों को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है।